नमस्कार, मेरा नाम अमृता सिंह तेवतिया है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज ब्रिजघाट हापुड़ में विज्ञान की शिक्षिका के तौर पर कार्यरत हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ई लर्निंग का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो उसी के अंतर्गत आज मैं आप सबके सामने कक्षा 9 में विषय विज्ञान के अंतर्गत आने वाला पाठ संख्या 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो बच्चों, आज हम इस पाठ को शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि हम इस पाठ में आज किन किन विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम इसमें सबसे पहले तो शुद्ध अशुद्ध पदार्थों के बारे में जानेंगे, फिर हम शुद्ध पदार्थों के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, अशुद्ध पदार्थों के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में भी आज हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। हमारे इस पाठ का उद्देश्य यह है कि हम आगे इस पाठ के अंत में हम यह जान पाएंगे कि किन पदार्थों को वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध कहा जाता है और किन पदार्थों को अशुद्ध माना जाता है। तो आइए बच्चों, इस पाठ को शुरू करते हैं। मुख्य रूप से यह माना जाता है कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। इनको शुरू करने से पहले बच्चों, हम ये जान लें कि पदार्थ क्या होता है। जैसा आपने पिछले पाठ में पढ़ा है पदार्थ एवं उसकी अवस्थाओं के बारे में, उसी का हम एक छोटा सा बच्चों रिवीजन कर लेते हैं कि पदार्थ होते क्या हैं। रासायनिक और भौतिक विज्ञान की भाषा में बच्चों, वे चीज़ जो कुछ स्थान घेरती है एवं उसका कुछ द्रव्यमान होता है उसको हम पदार्थ कहते हैं। आप ये भी जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक ठोस, द्रव और गैस, यानी पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है या माना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि मुख्य रूप से पदार्थों को, जैसे मैंने बताया, शुद्ध एवं अशुद्ध भागों में बांटा जाता है। तो अब हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा पदार्थ शुद्ध है और कौन सा पदार्थ अशुद्ध है। आप जैसे मार्केट जाते हैं, आप कोई सामान लेके आते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ दूध का। हम जाते हैं, दूध लेके आते हैं, उसके ऊपर क्या लिखा रहता है? प्योर दूध। या घी लेके आते हैं तो उस पर क्या लिखा रहता है? प्योर घी। तो हम ये समझते हैं कि क्या कि यह चीज़ प्योर है, यानी दूध क्या है? प्योर है, मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं है। परंतु बच्चों, वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते। उनकी भाषा में दूध जो है वह एक शुद्ध पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों के हिसाब से दूध कई पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। या आप भी जानते हैं कि दूध में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, वसा, पानी, यानी इनका मिक्सचर होता है दूध। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक दूध को शुद्ध नहीं मानते। वे क्या कहते हैं? दूध क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। अब आइए इसी को हम आगे लेके चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया, शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ। ये एक छोटा सा चार्ट के माध्यम से बच्चों मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगी। जैसे पदार्थ हैं, पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। किसमें? यानी शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण। ठीक है, मिश्रण को हम और क्या कह सकते हैं? अशुद्ध पदार्थ भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिश्रण में क्या हो गया? ये कई पदार्थों से मिलके बना हुआ है, तो इसीलिए मिश्रण को हम क्या कहते हैं? और अशुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। अब शुद्ध पदार्थों को आगे 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है बच्चों तत्व और दूसरा होता है हमारा यौगिक। ऐसे ही मिश्रण को आगे 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है बच्चों सन्मांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। यानी ये एक चार्ट के माध्यम से मैंने यहाँ पे समझाया है पदार्थ एवं उसमें कितने प्रकार होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। फिर आगे शुद्ध और अशुद्ध को किन भागों में विभाजित किया जाता है वो मैंने यहाँ बच्चों आपको एक चार्ट के माध्यम से इसकी एक ब्रीफ समरी बताई है। अब हम आगे चलते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम यह समझेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। वैज्ञानिकों की भाषा में ऐसे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के अणुओं से बने हुए होते हैं उनको वैज्ञानिक शुद्ध पदार्थ मानते हैं। यानी उनमें और कोई मिलावट नहीं होती, यानी वे एक प्रकार के पदार्थ हैं तो वे सिर्फ सारे के सारे एक ही प्रकार के पदार्थ से बने हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक परिभाषा समझाती हूँ शुद्ध पदार्थ की। जिन पदार्थों के अणु एक प्रकार के होते हैं ऐसे पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यानी इसका उदाहरण यहाँ पे मैंने लिया है, जैसे लोहा, जल, तांबा इत्यादि।
अब इसको मैं समझाती हूँ। जैसे लोहा है, लोहा केवल किसके लोहे से ही बना है, यानी उसमें और कोई पदार्थ का मिश्रण नहीं है। तो यानी क्या हो गया, लोहा केवल क्या है, शुद्ध पदार्थ है। क्यों? क्योंकि यह से केवल लोहे के अणुओं से, यानी लोहे का जो पदार्थ है उसी के अणुओं से यह बना हुआ है। अब जैसे तांबा, तांबा भी क्या है, वह भी केवल एक ही प्रकार के अणु से, यानी तांबे के अणु है तो वह तांबे के अणु से ही बना हुआ है, यानी उसमें और किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे हमने जाना शुद्ध पदार्थ के बारे में। दोबारा बता देती हूँ मैं एक बार दोबारा। जिन पदार्थों के अणु केवल एक प्रकार के अणुओं से बने हुए होते हैं उन पदार्थों को बच्चों हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे मैंने यहाँ पे लिया लोहा, जल, तांबा, आप सोना, चांदी इत्यादि कई ऐसे उदाहरण हैं जो शुद्ध पदार्थ में अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों हम जानेंगे अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। अब तक हमने जाना शुद्ध पदार्थ के बारे में, अब हम जानेंगे अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। अशुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो एक या एक से अधिक पदार्थों के मिश्रण से बने हुए होते हैं, उनको हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे मैं अशुद्ध पदार्थों को दो परिभाषाओं के माध्यम से आपको समझाती हूँ। पहली परिभाषा में क्या कहा गया है, जिन पदार्थों में के अणु एक से अधिक होते हैं ऐसे पदार्थों को हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, या जिन पदार्थों के अणु एक समान नहीं होते हैं उन्हें हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी जिन पदार्थों में अणु एक समान नहीं होते उनको हम क्या बोलेंगे, अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूध का ले लेती हूँ। दूध में क्या क्या कौन कौन से पदार्थ, पानी भी होता है, वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है। तो इसमें सबके कई 3 प्रकार के अणु मिले हुए हैं, तो यानी उनमें अणु क्या है, एक प्रकार के नहीं है दूध में। तो यानी दूध को क्या माना गया है बच्चों, यहाँ पे अशुद्ध पदार्थ हम कहेंगे। इसका उदाहरण यहाँ पे लिया गया है, मैंने लिया है चीनी तथा जल का मिश्रण। आप जब जल लें, जल में चीनी घोलते हैं, ठीक है, तो वे क्या है, वे शुद्ध पदार्थ है? नहीं, वे अशुद्ध पदार्थ है। क्यों? क्यों बच्चों? क्योंकि उसमें क्या क्या है, उसमें चीनी के भी अणु हैं एवं जल के भी अणु उस मिश्रण में उपस्थित हैं। इसीलिए हम चीनी और जल के मिश्रण को क्या कहेंगे, अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलें। यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाना चाहा है प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर, यानी शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मिश्रण को मैंने आपको पिछले चार्ट में बताया था कि हम मिक्सचर को यानी मिश्रण को हम अशुद्ध पदार्थ भी कह सकते हैं। इसलिए कहेंगे क्यों, क्योंकि वे कई पदार्थों का मिक्सचर है, मिश्रण है, इसलिए हमने उसको क्या कहा, अशुद्ध पदार्थ। अब यहाँ जाने जैसे जल, वाटर है ना, तो जल क्या हुआ यहाँ बच्चों, शुद्ध पदार्थ है। क्यों शुद्ध पदार्थ? इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ जल के ही अणु हैं, जल में और किसी के तो अणु नहीं है, सिर्फ क्या है, जल में सिर्फ जल के ही अणु उपस्थित हैं। अब ऐसे पिज्जा है ना, आप जानते हैं पिज्जा, पिज्जा क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे पिज्जा एक अशुद्ध पदार्थ हुआ, यानी मिक्सचर हुआ। क्यों? क्योंकि पिज्जा जो होता है वे कई प्रकार के पदार्थों से मिलके बना हुआ होता है। उसमें चीज़ भी होती है, उसमें मैदा भी होती है, उसमें कई तरह की वेजिटेबल्स भी होती है। तो यानी जब हम उन सबको मिलाते हैं तब हमें पिज़्ज़ा यानी एक नया पदार्थ मिलता है ना। तो यानी क्या हो गया, वो एक मिक्सचर हो गया। ऐसे ही यहाँ पे सैंड, मिट्टी, ये भी आप इसमें बता सकते हैं कि ये प्योर है या मिक्सचर है। इसे हनी, शहद, शहद यहाँ पे क्या हुआ, शहद भी प्योर है। क्यों प्योर सब्सटेंस है? इसलिए क्यों, क्योंकि शहद में सिर्फ शहद के ही अणु है और कोई किसी चीज प्रकार का उसमें कोई अणु नहीं है। ऐसे यहाँ पे सीरियल्स ले लें, शुगर, चीनी, ये कुछ एक उदाहरण है बच्चों जिसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि इनमें कौन सा पदार्थ शुद्ध है और कौन सा पदार्थ अशुद्ध है, यानी मिक्सचर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे, मिश्रण यानी मिक्सचर के बारे में हम जानेंगे कि मिक्सचर यानी मिश्रण होता क्या है। यहाँ पे मैंने लिया है जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को हम आपस में मिला देते हैं तो उसके बाद जो नया पदार्थ मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रण या मिक्सचर कहते हैं। इसको मैं आपको डेफिनेशन समझाती हूँ। जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हों तो उसे मिश्रण कहा जाता है। जैसे कि जल और नमक का घोल या वायु में गैसों का मिश्रण। अब देखिए जैसे जल और नमक का घोल, जल और नमक के घोल में क्या हुआ, हमने जल लिया और नमक लिया, हमने वो आपस में घोल दिया। जल भी अलग शुद्ध था और क्या था, नमक भी अलग शुद्ध था। लेकिन जब हमने उन दोनों को मिला दिया आपस में
तो किस चीज का निर्माण हुआ बच्चों? यहाँ पे मिक्सचर का, यानी एक नया मिश्रण बना। ठीक है, अब जो ये मिश्रण बना वे किससे बना? वे दो शुद्ध पदार्थों को आपस में मिलाने से क्या बना? हमें जो प्राप्त हुआ पदार्थ नया हुआ उसे हमने क्या कहा? मिश्रण। यानी जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को हम एक अनुपात में आपस में मिला देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? मिश्रण कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने दूसरा उदाहरण लिया है, जैसे वायु में गैसों का मिश्रण। हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये हम सब जानते हैं। परंतु बच्चों हम ये भी जानते हैं कि जो वायु होती है वे क्या होती है? कई गैसों का मिश्रण होता है। यानी वायु में नाइट्रोजन गैस भी उपस्थित होती है, ऑक्सीजन भी उपस्थित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित होती है, आर्गन भी उपस्थित होती है, वे अन्य प्रकार की कई गैसें भी वायु में पाई जाती हैं। तो वायु भी क्या हो गया? एक प्रकार से मिश्रण हो गया। क्यों? क्योंकि वायु भी कैसे बनी है? कई शुद्ध गैसों के आपस में मिलने से किसका निर्माण हुआ है बच्चों? वायु का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे भी वायु क्या हो गया? किसका उदाहरण हो गया? मिश्रण का या मिक्सचर का यहाँ पे उदाहरण है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे मिश्रण के बारे में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। मिश्रण के प्रकार। अभी हमने मिश्रण के बारे में पढ़ा, अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे किसके बारे में बच्चों? मिश्रण के प्रकार के बारे में। मैंने आपको उस चार्ट में भी बताया था जो अभी, उसमें ये कहा गया था मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है बच्चों सन्मांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर भी बोलते हैं, और विषमांगी मिश्रण को हम हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। अब हम सन्मांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है बच्चों सन्मांगी मिश्रण, यानी होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं परंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता, ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? सन्मांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। यानी जब आप दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हैं एक अनुपात में, आपने उनको मिलाया तो आपको क्या मिला? एक मिश्रण मिला। परंतु जब आप उस मिश्रण को देखते हैं तो आप उसमें विभाजित नहीं कर सकते कि इनमें किन किन शुद्ध पदार्थों को हमने मिला के एक नए मिश्रण का या एक नया मिक्सचर हमने बनाया है। यानी होमोजीनियस मिक्सचर में या सन्मांगी मिश्रण में ये होता है बच्चों कि हम वो जो पदार्थ होते हैं वे आपस में इतनी अच्छी तरह से घुल जाते हैं कि हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। उदाहरण नमक और पानी का मिश्रण और मिश्र धातुएं। अब जैसे नमक और पानी का मिश्रण कैसे हुआ? पानी में हमने जब नमक घोलते हैं तो जब नमक जो है वो उसमें पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है पानी में, ये सब हम जानते हैं। तो क्या जब हम उसमें अच्छे से पानी में नमक डिसॉल्व हो गया तो जब हम उसको देखते हैं तो क्या हम ये बता सकते हैं कि इसमें ये नमक है या नहीं है? नहीं बता सकते। आप एक सिंपल पानी का प्लेन पानी लीजिए और एक गिलास लीजिए जिसमें आपने नमक घोला है। आप उन दोनों गिलासों को ध्यान से देखिए तो आप क्या देखेंगे? क्या आप उसमें पता कर पाएंगे कि कौन सा किस में सिर्फ पानी है और किस में पानी और नमक का मिश्रण है? नहीं, हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हम वो चीज़ नहीं बता सकते, यानी हम उनको पृथक या अलग नहीं कर सकते मिश्रण में से। ठीक है बच्चों, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे? सन्मांगी मिश्रण, यानी जिसमें शुद्ध पदार्थ आपस में इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं कि हम उनको क्या अलग अलग देखा नहीं जा सकते, यानी हम उनको अलग अलग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मिश्रण कौन सा हो गया? सन्मांगी मिश्रण। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं परंतु उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, ऐसे मिश्रण को हम बच्चों विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ये बिल्कुल सन्मांगी मिश्रण का क्या है? अपोजिट है, उल्टा है। यानी सन्मांगी मिश्रण में तो क्या है? जब हमने दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को लेके आपस में मिलाया तो हम उसे विभाजित नहीं कर पा रहे हैं, परंतु विषमांगी मिश्रण के केस में क्या होता है बच्चों? आप उसको अलग अलग देख सकते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया जल और तेल का मिश्रण। मैंने जल लिया, उसमें तेल डाला, उनको आपस में मिला दिया। ठीक है बेटा, तो जब हमने उसको आपस में मिला दिया बच्चों तो क्या है? मैं उसको अलग देख पा रही हूँ, यानी मैं उसमें बता पा रही हूँ कि ये किस किस का मिश्रण है? तेल का और जल का।
क्यों? क्योंकि जल और पानी तेल आपस में घुलते नहीं हैं सही से। ठीक है बच्चों, तो यानी विषमांगी मिश्रण में क्या हो गया, मैं ये डिफ्रेंशिएट कर पा रही हूँ, यानी अलग अलग पदार्थों को मैं बता पा रही हूँ कि ये जो मिश्रण है वे किन पदार्थों से, शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई सन्मांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में। ठीक है, अब आगे चलते हैं अब हम चर्चा करेंगे बच्चों विलयन के बारे में। विलयन उसको हम और क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सब इसका है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सन्मांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सन्मांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं बच्चों, विलयन या सॉल्यूशन कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जब आपस में इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाएं, यानी आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, पदार्थों को आप नहीं बता सकते कि किन किन शुद्ध पदार्थों से मिलके बना है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सॉल्यूशन कहते हैं या विलयन कहते हैं। अब विलयन के दो अवयव होते हैं बच्चों, एक होता है विलायक और दूसरा होता है बच्चों विलेय। अब मैं यहाँ पे ये बताऊंगी आपको कि विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विलायक के बारे में। विलायक क्या है? विलायक क्या होता है बच्चों, विलयन यानी सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। और विलेय क्या होता है, विलयन के अंदर जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसको हम विलेय कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं उदाहरण लेती हूँ, जैसे नींबू तथा जल का विलयन में। विलयन में क्या हुआ, जल तो क्या हो गया बच्चों यहाँ पे विलायक, और नींबू क्या हो गया हमारा विलेय। यानी जल और नींबू के मिक्सचर में क्या होता है, विलायक क्या हो गया जल। क्यों? क्योंकि जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और विलेय क्या हो गया नींबू। क्यों? क्योंकि नींबू की मात्रा उसमें क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, जल क्या हो गया विलायक और नींबू क्या हो गया हमारा विलेय। ऐसे ही चीनी और जल के विलयन में क्या होगा बच्चों, जल तो हो गया हमारा विलायक और हमारी चीनी क्या हो गई विलेय। क्यों? क्योंकि चीनी और जल के मिक्सचर में भी क्या होता है बच्चों, जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, और चीनी की मात्रा क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो यानी जो सॉल्यूशन होता है यानी विलयन होता है वह किन पर निर्भर करता है, वह विलायक एवं विलेय के ऊपर डिपेंड करता है। उसी के हिसाब से हम आगे पता कर पाते हैं कि किस प्रकार का सॉल्यूशन बना है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब ये बच्चों विलयन के कुछ गुण बताए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला है विलयन एक सन्मांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है, ये मैंने बताया है, ये मैंने पहले बता चुकी हूँ कि समांगी मिश्रण क्या होता है, यानी ऐसा मिश्रण जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलके बना हुआ होता है, परंतु आप उसको विभाजित या मतलब अलग अलग पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा होता है, समांगी मिश्रण। इसमें कण का व्यास 1 नैनोमीटर होता है, यानी इसके कणों का क्या साइज होता है, 1 नैनोमीटर होता है, इसलिए हम आंखों से इसको हम नहीं देख पाते हैं। तीसरा है इसके कारण विलयन के कण प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं और प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। क्यों बच्चों? क्योंकि इसके जो कण होते हैं वे इतने छोटे होते हैं कि हम उनको आंखों से नहीं देख पाते। तो ये क्या करती है, अगर आप इसमें से विलयन में से लाइट को भी पास करें तो भी वे क्या होगी, वे लाइट को आगे फैलाती नहीं है, वे उसको वहीं रोक देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वे आपस में इतनी अच्छी तरह से घुल जाते हैं कि लाइट के लिए इतनी स्पेस नहीं होती, इतनी जगह नहीं बचती कि वे उसमें से पार हो सके। ठीक है, फिर है छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को हम विलयन में से नहीं अलग कर सकते। क्यों नहीं अलग कर सकते? क्यों? क्योंकि वे दोनों आपस में सॉल्यूशन में इतने अच्छे से, विलायक और विलेय इतने अच्छे तरीके से आपस में मिल जाते हैं कि आप उन्हें छानेंगे भी तब भी आपको उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे उदाहरण मैं जैसे लेती हूँ, नमक और जल का मिश्रण आप ले लीजिए। आपने नमक और जल को मिलाया, तो जब हम उसको छानेंगे तो क्या हम उसमें से नमक को और जल को अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि वे सन्मांगी मिश्रण होते हैं विलयन, इसकी वजह से वे आपस में इतनी अच्छी तरह से घुल जाते हैं, अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं कि हम उसको छानन विधि द्वारा भी अलग नहीं कर सकते हैं। अब बच्चों विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
विलयन की किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलीय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी किसी भी विलायक में किसी भी विलय की मात्रा जो उसमें घुली हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं, उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब उसको बच्चों हम कैसे ज्ञात करते हैं, अगर हमें इसके ऊपर बच्चों बेस्ड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे विलयन की सांद्रता है, विलयन की सांद्रता को हम कैसे निकालेंगे, विलय का द्रव्यमान जो कि हमें दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, ऑब्लिक या डिवाइड करेंगे किससे, विलयन का द्रव्यमान से। ठीक है, यानी विलयन की सांद्रता कैसे निकालेंगे, विलय का द्रव्यमान ऑब्लिक विलयन का द्रव्यमान, इससे हम इसको निकाल सकते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे विलयन की सांद्रता कितना प्रतिशत पूछा जाता है बच्चों, तो उसको आप कैसे निकालेंगे, विलयन की सांद्रता इसी मेथड से निकालेंगे, विलय का द्रव्यमान ऑब्लिक विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, यानी किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, ये विलयन की सांद्रता प्रतिशत में हमारे पास ज्ञात हो जाएगी। अब जैसे ये है विलयन के प्रकार, विलयन को बच्चों 9 प्रकार के माना जाता है। जैसे ठोस का गैस में, ठोस का द्रव्य में, ठोस का ठोस में, ठीक है, द्रव का द्रव में, द्रव का ठोस में, द्रव का गैस में, और गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, और गैस का गैस में। इस प्रकार के विलयन 9 प्रकार के होते हैं जो पाए जाते हैं। ये हम जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं बच्चों, ठोस, द्रव और गैस। तो उसी के इर्द गिर्द ये सारी जो भी विलयन के प्रकार होते हैं वे इन अवस्थाओं के चारों तरफ ही घूमते हैं। यानी हम उसको ठोस से गैस में भी कर सकते हैं, गैस को गैस में भी कर सकते हैं, द्रव को गैस में भी कर सकते हैं, द्रव को ठोस में भी कर सकते हैं इत्यादि। ये 9 प्रकार के होते हैं। अब बच्चों सांद्रता के आधार पर भी विलयन को 5 प्रकार के में बांटा जाता है। इसमें एक पहला है तनु विलयन, सांद्र विलयन, फिर है बच्चों हमारा संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, और 5वां है बच्चों अति संतृप्त विलयन। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगी बच्चों तनु विलयन के बारे में। तनु विलयन वह प्रकार का विलयन होता है बच्चों जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है एवं विलय की मात्रा क्या होती है बच्चों, कम होती है। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, तनु विलयन। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलय की मात्रा कम होती है, ऐसे विलयन को बच्चों हम तनु विलयन कहते हैं। दूसरा है हमारा सांद्र विलयन। सांद्र विलयन वह विलयन होता है जिसमें क्या होता है, विलायक की मात्रा तो कम होती है और विलय की मात्रा अधिक होती है। ऐसे विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल तनु विलयन का अपोजिट है, यानी तनु विलयन और सांद्र विलयन एक दूसरे से अपोजिट है। तीसरा है बच्चों संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में क्या होता है बच्चों, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, किसी भी विलायक के अंदर और विलय को हम क्या कर सकते हैं, नहीं घोल सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। यानी एक टेम्परेचर के बाद विलायक के अंदर आप और विलय को नहीं घोल सकते, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, असंतृप्त विलयन क्या हो गया, ये भी संतृप्त विलयन का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, जब आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद विलायक के अंदर और अधिक विलय को घोल सकते हैं तो उसको हम कैसा विलयन कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, 5वां है हमारा अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन में क्या होता है बच्चों, इसके अंदर हम विलायक को थोड़ा गर्म करते हैं। ठीक है, तो जब हमने विलायक को थोड़ा गर्म करा तो क्या होता है, उसके बाद उसमें विलय जो होता है वह और आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी आप जब विलायक को थोड़ा गर्म कर लें, उसका टेम्परेचर बढ़ाकर उसको गर्म करते हैं तो विलय और अधिक उसमें आसानी से घुल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो यानी सांद्रता के आधार पर भी बच्चों 5 प्रकार के विलयन होते हैं। यानी इसमें हमने 5 प्रकार के विलयनों के बारे में पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं निलंबन के बारे में। ठीक है, अभी हमने विलयन के बारे में चर्चा की,
हमने विलायक के बारे में पढ़ा, विलेय के बारे में पढ़ा, उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा विलेयन के। अब हम पढ़ेंगे निलंबन के बारे में। यह एक विषमांगी मिश्रण है, यानी कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है, जिसमें विलेय कणों का आकार 10⁻³ से लेकर 10⁻⁵ तक होता है। ऐसे मिश्रण को हम निलंबन कहते हैं, यानी धूल और वायु का मिश्रण। ठीक है, इसमें कणों का आकार कितना हो गया बच्चों? 10⁻³ से लेके 10⁻⁵ तक होता है। और इसमें जैसे धूल और वायु का मिश्रण कैसे? जब बच्चों वायु चलती है, धूल उड़ती है, तो हमें धूल के कण दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है, निलंबन के केस में हम नग्न आंखों से इसके कणों को देख पाते हैं। तो इसमें यहाँ पे उदाहरण धूल और वायु का मिश्रण कैसे? जब बहुत तेज आंधी चलती है, तूफान हवा चलती है, तो आप देखते होंगे कि धूल के कण हमें दिखाई देते हैं, उसमें धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। तो वह किस चीज का उदाहरण है बच्चों? निलंबन का उदाहरण है। अब हम निलंबन के कुछ गुणों को ले लेते हैं यहाँ पे। इसमें सबसे पहला गुण क्या हो गया? यह एक विषमांगी मिश्रण है, यानी निलंबन का पहला गुण क्या है? विषमांगी मिश्रण है। दूसरा, इसमें कणों को नग्न आंखों से देख सकते हैं, जो मैंने अभी बताया। तीसरा क्या है? इनका अणुभार सबसे अधिक होता है। और चौथा, इनके कणों पर कोई भी आवेश नहीं होता है। आवेश मतलब यहाँ पे कोई इसके कणों पे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज उपस्थित नहीं होता है। तो ये थे निलंबन के कुछ गुण। अब तक बच्चों हमने अशुद्ध पदार्थ के बारे में चर्चा की। अब हम यहाँ पे लेंगे शुद्ध पदार्थों के बारे में। मैंने जैसे बताया था, दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, शुद्ध एवं अशुद्ध। तो अशुद्ध पदार्थों में हमने मिश्रण के बारे में चर्चा की, हमने विलयन के बारे में चर्चा की, और बच्चों हमने निलंबन के बारे में भी इसमें चर्चा की। अब हम लेते हैं शुद्ध पदार्थ को। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों तत्व, और दूसरा होता है बच्चों यौगिक। तो इसमें सबसे पहले हम तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम यौगिक के बारे में इसमें समझेंगे। सबसे पहला यहाँ पे तत्व को हम और क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ठीक है, अब तत्व पदार्थ का मूल रूप होते हैं, यानी बेसिक यूनिट होते हैं। किसी भी पदार्थ की बेसिक यूनिट क्या होती है बच्चों? तत्व होती है, जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी तत्व क्या होते हैं? एक बेसिक यूनिट होती है किसी भी पदार्थ की। हम उसको क्या कर सकते हैं? आगे भी किसी में सरल उसमें यूनिट में या सरल पदार्थ में विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? उदाहरण के लिए यहाँ पे लिया मैंने जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम इत्यादि। ये क्या है बच्चों? उदाहरण है। यानी अब ये हाइड्रोजन है, आप हाइड्रोजन को आगे भी तोड़ेंगे, विभाजित भी करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों? हाइड्रोजन ही मिलेगी। यानी इसका कोई और सरल पदार्थ नहीं बनेगा। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के अणु ही हमें प्राप्त होंगे। तो ये शुद्ध, यानी ये क्या हो गया? एलिमेंट। कैसे? यानी बेसिक यूनिट ऑफ किसी भी पदार्थ की बेसिक यूनिट क्या है? तत्व है, जो क्या हो, किसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैंने उदाहरण यहाँ पे लिया है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम। यानी ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, जिनको आप आगे विभाजित सरल पदार्थों में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो अपने आप में ही क्या है? सरल है, इनको आप आगे विभाजित नहीं कर सकते। अब हमने जो साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर किया है, वो हमने 110 से अधिक तत्वों की उन्होंने क्या करी है, हमारे पास प्राप्त हुए, डिस्कवरी हुई है। अब उसमें से जो 92 हैं बच्चों, वो तो क्या है? शुद्ध यानी प्राकृतिक हैं, जो हमें नेचर से डायरेक्ट प्राप्त हुए हैं। वे कितने हैं? 92 प्राकृतिक हैं, तथा शेष जो हैं वो क्या है? मानव निर्मित हैं। यानी 110 में से 92 तो जो क्या है? प्राकृतिक तत्व हैं, जो हमें ऐसा प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। और 92 के बाद जो बचे हैं बच्चों, वे वैज्ञानिकों ने उनकी डिस्कवरी की है। क्या? यानी लेबोरेटरी में उनको किसने बनाया? वैज्ञानिकों ने उसे लेबोरेटरी में बनाया है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने तत्वों के बारे में पढ़ा, हमें ये पता चला, यानी हमने जो हमारे पास जो लास्ट में आया, यानी 110 से अधिक तत्व आज उपस्थित हैं। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ जानेंगे तत्व के प्रकार के बारे में। अब हमें ये पता चल गया कि तत्व यानी एलिमेंट एक बेसिक यूनिट है किसी भी पदार्थ की। अब बच्चों तत्व जो होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धातु, इसको हम और क्या बोलते हैं? मेटल्स। दूसरा होता है अधातु, जिसको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। और तीसरा होता है बच्चों उपधातु, जिसको हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स।
मेटेलॉइड्स जो होता है वह किसके, मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी धातु और अधातुओं के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, मेटेलॉइड्स यानी उपधातु का निर्माण होता है। अब हम इसमें 1 बाय 1 चर्चा करेंगे, धातु अधातु, और इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेती हूँ धातु। यहाँ पे हम धातुओं के गुण के बारे में जानेंगे। पहला दिया है ये चमकीली होती है। चमकीली मतलब ये शाइन करती है, चमकती है, धातु का ये बेसिक गुण है धातु का। क्या ये क्या होती है, चमकीली यानी ये शाइन करती है। आप यहाँ देख सकते हैं गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, है ना, ये शुद्ध पदार्थ एलिमेंट है ये। तो ये बच्चों क्या है, ये देखिए आपको चमकते हुए दिखते हैं। हमें सोना हम पहनते हैं, चांदी पहनते हैं, प्लेटिनियम, कॉपर हम देखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो शाइन करता है, यानी वे क्या है, धातु है। इसका पहला तो क्या हो गया, इसका गुण ये चमकीली होती है, शाइन करते हैं। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। ये यहाँ पे मतलब क्या है, ताप और विद्युत की सुचालक, यानी इसमें से आप इसको टेम्परेचर या आप इलेक्ट्रिसिटी इसमें से अगर करें तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी और टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से इसमें से पास हो जाती है, यानी ये सुचालक होते हैं किसके, विद्युत के और ताप के। तीसरा है ये तन्य होती है। तन्य होती है बच्चों, इसको हम बोलते हैं डक्टाइल। तन्य का मतलब होता है बच्चों डक्टाइल, यानी आप धातुओं को खींचकर एक तार के फॉर्म में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपने कोई धातु ली, सोना, मैं यहाँ एक एग्जांपल लेती हूँ, गोल्ड, आपने गोल्ड लिया, आपने उसको ठोक पीट के क्या किया, उसको तार के फॉर्म में बना दिया, तो वो तार के यानी वायर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा नेचर में। ठीक है, यानी ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि आप उसको तार के फॉर्म में भी, धागे या तार के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आघातवर्धक होती है। आघातवर्धक होती है बच्चों, मतलब आप देखें जैसे आपने कोई मेटल लिया, आपने उसको हथौड़े से खूब ठोका पीटा, आपने उसको एक प्लेट के फॉर्म में, मतलब चपटा बना दिया, चादर के फॉर्म में हमने उसको बना दिया, चपटा हो गया, तो यानी आप उसको कितना ठोक पीट भी लें तब भी वह उसको एक चादर के फॉर्म में भी, वो एक शीट के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है। पांचवा, ये प्रतिध्वनि होती है। प्रतिध्वनि क्या हुआ बच्चों, सोनोरस, इसको मतलब क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं, यानी इसमें क्या होता है, आप जब भी उसको बजाएंगे तो वह क्या करती है, आवाज करती है। ठीक है, अब इसका उदाहरण जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम इत्यादि, ये सब क्या है बच्चों, ये धातुओं के उदाहरण हैं। अब हम अधातुओं के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें ये बिल्कुल किसका अपोजिट होती हैं, धातुओं के। ये विभिन्न रंगों की होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉन मेटल्स, जो मैंने अधातुओं के यहाँ पे चित्र के माध्यम से बताया है। ये देखिए सोडियम कैसा है, पीले रंग का होता है, नाइट्रोजन सिल्वर से कलर का है ना, ये सारे ब्रोमियम, ये सब क्या है बच्चों, यानी नॉन मेटल्स क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, इनमें डिफरेंट प्रकार के कलरों के होते हैं। ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ठीक है, ये चमकीले, प्रतिध्वनि और आधारपूर्ण होते हैं, नहीं है, यानी ये ना तो चमकीले होते हैं, ना ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं, और ना ही ये आघातवर्धक होते हैं, यानी आप उसको किसमें, तार में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका उदाहरण क्या है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन इत्यादि, ये कुछ उदाहरण है किसके बच्चों, अधातुओं के उदाहरण हैं। अब हमने तीसरा बताया था मैंने आपको, उपधातु। उपधातु क्या होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, यानी धातुओं और अधातुओं से जो मिलकर बने होते हैं बच्चों, उन्हें हम उपधातु यानी मेटेलॉइड्स कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे यौगिक के बारे में, यानी कंपाउंड्स। अब तक हमने किसके बारे में पढ़ लिया, हमने तत्व के बारे में चर्चा की थी। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। हमने तत्वों के बारे में पढ़ा बच्चों। अब हम यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे, यानी यौगिक को हम और क्या कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं। एक यौगिक वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बना हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, यौगिक कहते हैं। एक रासायनिक अनुपात में जब हम दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिला देते हैं तो जो नई चीज का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। जैसे जल, यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया जल का। जल किस किस से मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन के भी तत्व हैं उसमें और ऑक्सीजन के तत्व भी हैं। जब हमने उसको आपस में मिलाया तो हमने क्या बना, हमें जल मिला, तो जल क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया
यौगिक हो गया है। ठीक है, अब जैसे सोडियम क्लोराइड किस किस से मिलके बना है? सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बना हुआ है। तो यानी क्या हुआ, सोडियम का भी तत्व है इसमें उपस्थित और क्लोरीन का भी तत्व इसमें उपस्थित है। तो यानी किसका निर्माण हो गया? सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे निर्माण हुआ। आप ये देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से, जैसे ये जल है, जल का एक अणु है, तो इसमें क्या है? हरे रंग का तो क्या है बच्चों हमारा? ये आपका ऑक्सीजन, और ये नीले रंग का क्या हो गया हमारा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो यानी किस किस के तत्व हैं इसमें? हाइड्रोजन के भी तत्व हैं बच्चों और ऑक्सीजन के भी तत्व इसमें उपस्थित हैं। अब बच्चों यहाँ पे हम एक अंतर कर लेते हैं मिश्रण और यौगिक के बारे में। ये क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है कि मिश्रण और यौगिक में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। ये आता है क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। जैसे मिश्रण वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों अथवा द्रव्य में किसी अनुपात के मिलने से बनते हैं उनको हम मिश्रण कहते हैं। और यौगिक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बनते हैं उनको हम यौगिक कहते हैं। मिश्रण में गलनांक निश्चित नहीं होता है, परंतु यौगिक में गलनांक निश्चित होता है। अब ऐसे ही तत्वों में क्या होता है? क्वांथनांक निश्चित नहीं होता, लेकिन यौगिक में क्वांथनांक निश्चित होता है। अब क्या है? मिश्रण जो है वो प्रायः विषमांगी मिश्रण होता है और यौगिक जो होता है वह सममांगी मिश्रण माना जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है किसके बीच में बच्चों? मिश्रण और यौगिक के बीच में ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। अब है कोलाइडल विलयन। ये कोलाइडल विलयन के बारे में मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बता देती हूँ, उसके बाद में इसकी डिटेल में इसके बारे में चर्चा हम अपने इसी पार्ट के दूसरे भाग में करेंगे। कोलाइडल विलयन क्या होता है? यह एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि आप इनको सरलता से अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। यानी ये इतने छोटे होते हैं कि आप उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उदाहरण गोंद, रक्त आदि। ठीक है बच्चों, तो ये मेनली इसमें क्या होता है? इसके कण इतने छोटे होते हैं कि आप उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ना तो आप विभाजित कर पाते हैं कि इनमें ये कौन कौन से पदार्थ इसमें उपस्थित हैं या कौन कौन से पदार्थ इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये उदाहरण है इसमें गोंद और रक्त का। तो बच्चों ये कोलाइडल विलयन के बारे में और आगे डिटेल में मैं अपनी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं नेक्स्ट भाग जो होगा इसी पार्ट का वह मैं आगे चर्चा करूंगी उसके बारे में। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ गृह कार्य देती हूँ। यानी एक बार हम पहले रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज किस किस के बारे में चर्चा करी, किस किस के बारे में हमने आज पढ़ा। हमने किस किस के बारे में पढ़ा बच्चों? हमने यह जाना कि पदार्थ क्या होते हैं, यानी पदार्थ दो प्रकार के पाए जाते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, अशुद्ध पदार्थ होते हैं। फिर हमने शुद्ध पदार्थों को आगे विभाजित किया किसमें? तत्व एवं यौगिक में। अशुद्ध पदार्थों को हमने आगे किया किसमें? मिश्रण में। ऐसे ही हमने उनके पूरे डिटेल के बारे में जाना। फिर हमने ये जान पाए कि कैसे पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं और कैसे पदार्थों को हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसी के बेस पे ये मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं, आप उनको ट्राई करिएगा। पहला प्रश्न क्या है? शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? यानी आप इसमें शुद्ध पदार्थों के बारे में समझाना होगा आपको कि क्या होते हैं, ये आप करने में समर्थ होंगे इस क्वेश्चन को। दूसरा है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। तीसरा है बच्चों विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, इसको भी आप एक टेबल के फॉर्म में इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी आसानी से। चौथा प्रश्न है अपने आसपास की वस्तुओं को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। बच्चों ये मेनली एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण आपको अपने घर में भी मिल जाएंगे, है ना। तो आपको अपने चारों तरफ मिल जाएंगे जिसमें आप उन वस्तुओं में से आप क्या शुद्ध पदार्थ बता सकते हैं कि कौन से पदार्थ शुद्ध हैं और कौन से मिश्रण है, आप उनको भी इसमें घर में आसानी से विभाजित कर सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको नेक्स्ट भाग में, इसी पार्ट के नेक्स्ट भाग में मैं उनके बारे में चर्चा करूंगी। और इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ यहीं पे। धन्यवाद।